हेलो, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। वापस आपका भाई लेके आ गया और स्टोरी। बेसिकली 3 स्टोरी है इस वीडियो में, तो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भागीरथी नदी से मिलती एक छोटी नदी, जिस पर थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर 3-4 पनचक्कियां बनी थी। जमाना पुराना था, गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए बिजली की चक्कियां भी नहीं होती थी। जिनकी ये चक्कियां होती थी उनके घर के सदस्य को वहां हर समय पिसाई का काम देखना होता था। उस जमाने में पिसाई के बदले चक्की वाला थोड़ा आटा रख लेता था। बहुत कम लोग पैसों का लेन देन करते थे। सूरज ने अब की बार जब पिसाई का समय आया तो दादाजी को कहा कि वो पंचक्की पर खुद जाना चाहता है और काम धाम भी ज्यादा नहीं है। तब दादाजी ने उसे बहुत समझाया कि तेरे बस का नहीं है, वहां रात में डर जाएगा। पर सूरज ने जिद नहीं छोड़ी और अपने आप को निडर साबित करके ही दम लिया और अगले दिन तैयार हो गया। यूं सूरज कई बार अपने दादाजी के साथ पंचक्की पर गया था, जरूरी सामान लेकर। सुबह सूरज नदी की तरफ चल पड़ा। इन दिनों गेहूं की फसलों के समय पिसाई का काम तेजी से चल रहा था, सो 3-4 दिन रात में वहां रुकना पड़ जाता था। 2 और पंचक्कियां भी थी, पर वो ज्यादातर बिजी ही रहते थे। सूरज दिन भर लोगों के गेहूं पीसता और बदले में जो पिसाई होती उसे थैले में भर लेता था। उस दिन उसे पिसाई करते करते शाम के 7 बज गए। ये वो समय था जब गांव वापस जाने का मतलब था जंगल का उबड़ खाबड़ रास्ता पार कर गांव रात के 9 बजे पहुंचना। इसलिए वो वहीं पर रुक गया। जब पिसाई ही हो गई तो सूरज चक्की के ऊपर गया और पंचक्की की तरफ आने वाले पानी के बहाव को लकड़ी का पट्टा लगाकर बहाव दूसरी तरफ कर दिया। बहाव दूसरी तरफ होने से पंचक्की रुक गई और सूरज वापस नीचे आकर खाने का जुगाड़ देखने लगा। 2-3 बर्तन इस काम के लिए वहां रखे जाते थे। उनसे अपने लिए आटे की 2 मोटी रोटियां बनाई और सब्जी बनाकर खा पी कर आराम करने लगा। कुछ देर लेटने पर उसे नींद आने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसे झिंझोड़ रहा है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा तो आसपास कोई नहीं था। वहम समझकर वो दोबारा लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चादर जोर से खींची हो। इस बार वो डर गया और उठ बैठा। वो सोचने लगा कि कौन होगा। ऐसे तो उसने अपने 20 साल की जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसे नदी के पानी का पत्थरों से टकराने की आवाज के बीच एक अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे 2-3 औरतें आपस में सुबक सुबक कर रो रही हों। और फिर छप की आवाज हुई जैसे कोई पानी में छलांग लगाता है। ये क्या मुसीबत है। वो उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। सामने थोड़ी दूर पर भागीरथी नदी थी। वो जगह साफ दिख रहे थे जहां ये छोटी नदी भागीरथी से मिलती थी। सूरज 20 साल का नवयुवक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और धीरे से किनारे की तरफ से उस ओर जाने लगा। सूरज जब काफी दूर आ गया तो सामने उसे भागीरथी नदी दिखाई देने लगी, जहां उसने छप की आवाज सुनी थी। वहां पर उसे सिवाय नदी के गड़गड़ाहट के और कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कानों में किसी महिला के खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। वो चौंका। इस समय यहाँ कौन हो सकता है और क्यों होगा। वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे सामने की तरफ
नदी के इस पार बड़ी चट्टानों पर एक दो नहीं बल्कि 3 परछाई जैसी नजर आई। वो स्पष्ट तो आवाज नहीं सुन पाया, मगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तीनों आपस में बातें कर रही हो। अब सूरज के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लोग भूत प्रेत की बात करते थे। सूरज ने कभी विश्वास नहीं किया। डरपोक कहकर वो उनका मजाक उड़ाता था। आज वो सब बातें उसे रह रह कर याद आ रही थी, जिन्हें वो अक्सर झुठला दिया करता था। अब उसके पैर वहीं जड़वत हो गए थे। वो तीनों साए उससे लगभग 25 फीट की दूरी पर थे। वो जैसे ही पलटकर भागने को हुआ, तभी धड़ाम से एक बड़ा पेड़ नीचे गिरा। वो समझ गया अब तो आज्ञा हो गई कि वापस जाने की सोचना भी मत। वो मन में सोचने लगा, क्या बुरा वक्त था जब वो पंचक्की छोड़कर यहाँ आया। तभी उसे महसूस हुआ कि वो तीनों साए उसके आसपास ही हैं। सूरज डर से उनकी तरफ तो नहीं देख रहा था, मगर आवाज से स्पष्ट था कि वो तीनों महिलाएं थीं। अचानक डर के कारण सूरज ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर मुंह ढक लिया। जो भी होगा, और कुछ तो कर नहीं सकते। कुछ देर और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्की हल्की आवाज कभी बाईं तरफ से तो कभी दाईं तरफ से आती रही। वो तीनों उसी रास्ते थीं जो वापस जाने का था, इसलिए वापस जाने की सोचना भी नहीं था। तब सूरज को स्पष्ट सुनाई पड़ा। एक कहने लगी, दीदी, मुझे मेरी सास ने आज खाना नहीं दिया और जंगल में लकड़ी काटने भूखा भेज दिया। अरे मुझे भी मेरी सास ने आज चोटियां खींच कर पीटा। रोज का यही हाल है। और मुझे भी आज मेरी सास ने अंधेरे में ही उठा दिया। रात तब खुली जब मैं गांव के बाहर एक जगह पर बहुत देर तक सोई रही और रोने लगी। ये तीनों आपस में ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर सूरज भयभीत हो गया। क्या भूतनियों की भी सास होती है? वो सोचने लगा। फिर तीनों सुबक सुबक कर रोने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से सूरज का दिल बैठ रहा था। एक तो भूतनियां, ऊपर से उनका रोना, कुछ भयानक ही होने वाला है। अब क्या होगा? तीनों बस कुछ ही फीट की दूरी पर थे। फिर तीनों आपस में खुसफुसाने लगी और सिर से दुपट्टा निकालकर आपस में एक दूसरे को बांधने लगी। दीदी, चलो ना, उस आदमी को भी बांध देते हैं। उनमें से एक बोली। अरे नहीं, छोड़ दे, उसने क्या किया है? दूसरी ने कहा। हाँ दीदी, चलो ना, उसे भी बांध देते हैं, मजा आएगा। तीसरी बोली, भूत अगर आदमी को बांधेगा तो क्या करेगा, इसकी कल्पना मात्र से सूरज का धैर्य जवाब देने लगा। अब सूरज डर के मारे कांपने लगा। दो ने बांधने को कहा और एक ने मना किया, मतलब बांधना तय है। मगर मुझे अपने साथ बांधकर ये कहाँ ले जाएंगे? ये सोच सोचकर सूरज और भी ज्यादा भयभीत हो रहा था। उसने फिर दोनों हाथ मुंह पर रखे और अपने आप को एक तरह से उनके हवाले छोड़ दिया। उन तीनों की आवाज करीब आ रही थी। तभी एक बोली, अरे रहने दे, इसका क्या कसूर है? तो दूसरी ने कहा, हमारा भी क्या कसूर था दीदी, मैं तो इसे बांधूंगी। सूरज के हाथ पैर फूल गए। अब तो समझो गए ये कौन से कसूर की बात कर रहे हैं। तभी उसने अपने इष्ट देवता का ध्यान किया और मन ही मन में याद करने लगा। तभी आवाज आई, अरे चल हट, इसे रहने दे, पहली बोली। और फिर तीनों के लड़ने झगड़ने की आवाज आई और फिर तीनों की विलाप करने की और सुबकने की और फिर रोने की आवाज आई और फिर एक आवाज हुई छपाक, जैसे सूरज ने पहले सुनी थी, ठीक पानी में कूदने की। और फिर खामोशी छा गई। सूरज ने डरते डरते आंखें खोली
उसे कोई नजर नहीं आया तो वो जल्दी से पंचक्की की तरफ रास्ते पर दौड़ पड़ा और अपने इष्ट देवता को याद करता रहा। पंचक्की पर आकर उसने चैन की सांस ली। वो कुछ देर वहां पर बैठा रहा, फिर उठा और थोड़ी दूर पर दूसरी पंचक्की की तरफ गया और वहां पर उसके मालिक को उठाया, जो कि उस समय गहरी नींद में सोया था। वो एक सफेद दाढ़ी मूंछ वाला 60 साल का वृद्ध आदमी था। सूरज ने उसे कहा कि वो 7 वाली चक्की में जब्बर सिंह का नाती है और आज वो चक्की पर आया था और साथ ही उसने अपने साथ हुई पूरी घटना उस आदमी को बताई। सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पहले तू शांत हो जा, ले बैठ यहाँ पर, पानी पी थोड़ा। और फिर उसने सूरज को शांत किया और फिर बताया, कोई 8-10 साल पहले की बात है। धनौली गांव और आसपास के गांव और हमारे गांव की औरतें इस सामने के जंगल में लकड़ियां काटने आती हैं। धनौली गांव की ये 3 औरतें अक्सर ही आती जाती थी। मंगला, रेवती और चंद्रा आपस में सहेली थी। तीनों के पति शहर में नौकरी करते थे। शादी के कारण कर्ज का बोझ जो हो गया था। घर में उनकी सास उन पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। बेचारी बहुएं जुल्म सहती रहती थीं। वो आपस में एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी बताते थे। उस जमाने में चिट्ठी पत्री चलती थी और महिलाएं तो अधिकतर अनपढ़ ही होती थीं। किसी से चिट्ठी लिखवाकर पति को शिकायत करती, मगर चिट्ठी कभी कभी 10 दिन बाद पहुंचती, कभी पहुंचते ही नहीं। जवाब की उम्मीद करे भी तो करें कैसे। यूं तो सास बहू झगड़े का ही प्रतीक माना जाता है। हर सास अपनी बहू पर हावी रहना चाहती है, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी समस्या थी। एक दिन तीनों ने आपस में फैसला किया कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और भागीरथी नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। अपने फैसले को कार्य रूप होकर एक दिन तीनों जंगल आए। दिन भर बैठी रहे और जब शाम होने लगी तो तीनों ने अपने आप को बांध लिया ताकि उस दौरान कोई अपना फैसला ना बदल सके। और फिर तीनों ने एक साथ छलांग लगा दी। तीनों पानी में डूबकर बहने लगी। जब वो तीनों घर नहीं पहुंची तो घर वाले खोजबीन की, बहुत ढूंढा मगर उनका कहीं पता नहीं चला। फिर एक दिन किसी ने खबर दी कि सिलरी गांव के नीचे जो भागीरथी का मोड़ है, वहां पर 3 औरतों की लाशें तैर रही हैं। और फिर से ये सारा सिलसिला जारी हो गया। वो तीनों आत्माएं आज भी वहीं पर भटकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं चाह कर भी उस भयानक हादसे को भूल नहीं पाता। आप सभी लोगों ने अपने जीवन में छलावे की कहानियां और किस्से बहुत से सुने होंगे और शायद आपको ये सब सुनकर काफ़ी रोमांच और मज़ा भी आता होगा। लेकिन यकीन मानिए, छलावे हकीकत में होते हैं और जिस किसी का भी सामना अपने जीवन में छलावे से होता है तो वो उसे बताने के लिए जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो सारी जिंदगी उस डरावने पल को कभी भूल नहीं पाता। मेरा नाम राहुल है। आज मेरी उम्र 45 साल है। मेरे साथ ये घटना आज से 20 साल पहले घटी थी। मुझे आज भी याद है, वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड की रात थी। मैं अपने दोस्त राजन को लेकर अपने मामा जी के घर आया हुआ था। मामा जी गांव में रहते थे। मुश्किल से उस गांव में 100 के करीब मकान बने होंगे। मेरे दोस्त राजन को गांव देखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मेरे साथ आया था।
मामी मुझे और मेरे दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गईं। वो हमें वहाँ पर रहते हुए करीब 5 दिन से ज़्यादा हो गए थे और एक दिन अचानक मामा जी किसी पत्थर से टकरा गए और उनके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मामा जी और मामी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि शायद चोट लगने की वजह से दोनों चिंतित हों, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की कोई दूसरी वजह लगी। मैंने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो मामी ने बताया कि मामा के पैर में चोट लगने की वजह से अब कुछ दिनों तक वो खेतों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। मामा जी का गांव जंगल के आसपास ही बसा हुआ था और यहाँ पर जंगली जानवर अक्सर रात में खेतों में घुसकर फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, आप घबराते क्यों हैं मामा जी? जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता खेतों की रखवाली मैं और मेरा दोस्त कर लिया करेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है। मेरी बात सुनकर मामा जी और मामी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी मैंने कहा, क्या हुआ? आपको क्या लगता है अगर हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त राजन हंसता हुआ बोला, चिंता मत कीजिए मामा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ एक मोटा डंडा लिए जाते हैं, कोई भी जंगली जानवर आएगा तो उसे धूल चटा देंगे। तभी मैंने कहा, राजन सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे नहीं और सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हम दोनों की बात सुनकर मामा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बात वो नहीं है बेटा, ये सर्दियों की रात है, गाँव में छलावे अक्सर घूमते रहते हैं, तुम शहर वाले इन छलावों से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमने ये नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था क्योंकि हम शहर के रहने वाले थे। जब हमने मामा जी से छलावे के मुतालिक कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, मगर सच में वो एक भूत होता है। अगर कोई इंसान उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाए तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता और वो इंसान को मारने के लिए किसी भी तरह के रूप बदल सकता है। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों जोरों से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मामा जी से कहा, बस भी कीजिए मामा जी, ऐसा फिल्मों में होता है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। मगर मामा जी हमें रात के समय खेतों में भेजने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। मैं खेतों में जाने के लिए मामा जी से जिद पर अड़ गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने हार मान ली। तमाम नसीहतें देकर मामा जी ने हम दोनों को खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। रात का सन्नाटा फैल चुका था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त खेतों में कंबल ओढ़कर अलाव जलाकर बैठ गए। दूर से आती हुई गीदड़ों की आवाज़ें हमें खेतों में गूंज रही थी। हम दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे ताकि हम दोनों के ऊपर नींद हावी ना हो, मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों में भी आ जाती है। बातों के दौरान हम दोनों की आंख लग ही गई कि अचानक मुझे पकड़कर किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि राजन तो बैठे बैठे ही सो रहा है। मैंने अपने दोस्त राजन को तुरंत उठाया। राजन मेरी ओर देखकर नींद में बोला, क्या हुआ यार, अभी अभी तो नींद का झोंका आया था, उठा क्यों दिया? इस पर मैंने कहा, मुझे सोते हुए किसी ने बुरी तरह से झंझोड़ दिया, मुझे लगा कि शायद तू है। इस पर राजन बोला, पागल हो गया क्या, मैं भला तुझे क्यों उठाऊंगा? मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोते में किसी ने मेरा पूरा शरीर पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ दिया था। सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर अब थोड़ा घबरा गया था। मैं इसी सोच में गुम था कि तभी दूर से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रात का अंधेरा और कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इसी वजह से उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उस व्यक्ति को देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे मामा जी थे। राजन और मैं हक्का बक्का मामा जी की ओर देखने लगे।
मैंने मामा जी की ओर देखकर कहा, मामा जी आपको तो चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से तो ऐसा लग नहीं रहा कि आपको चोट आई है। मैंने देखा मामा जी ने हम दोनों की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, हाँ मेरी चोट सही हो गई। तुम्हारी मामी की रात में तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं उन्हें दूसरे गांव के एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलूं। मामा जी की बात सुनकर हम दोनों पूरी तरह से घबरा गए। मैंने तुरंत मामा जी से कहा, तो फिर जल्दी चलिए, कहाँ है मामी? इस पर मामा जी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर दाईं ओर जो रास्ता जाता है। मामा जी की बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि हमारे खेतों से दाईं ओर की पगडंडी से होता हुआ एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था, जहाँ पर एक तालाब भी पड़ता था। मैंने मामा जी से हैरान होते हुए पूछा, लेकिन वहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। इस पर मामा जी ने कहा, एक रास्ता है जो सिर्फ मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने बचपना इसी गांव में बिताया है और वो थोड़ा शॉर्टकट है। अब तुम दोनों जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मामी की फिक्र हो रही है। इतना कहकर मामा धीरे धीरे कदमों से उसी दिशा की ओर बढ़ गए, मगर कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मामा जी ने रास्ते में हम दोनों से कोई बात नहीं की, जबकि मामा जी बहुत ही बातूनी आदमी थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त राजन से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। इस पर राजन बोला, पागल हो गया क्या? एक तो तेरी मामी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू ये सब क्या बोल रहा है? तभी मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावे वाली बात में कोई सच्चाई हो? तभी राजन बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तेरे मामा नहीं है? अब मुंह बंद कर अपना और चुपचाप चल। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर कुछ दूर चलने के बाद मामा जी तालाब के पास जाकर रुक गए। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे में और कोहरे के साए में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। तभी मामा जी एकदम से पीछे पलटे तो उनके चेहरे को देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गईं और राजन भी बहुत ज़्यादा डर गया। उनका चेहरा बहुत ही अजीब था, पूरे चेहरे पर कटे फटे निशान थे और उनकी आंखें पूरी सफ़ेद। वो लग नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। जिसके बाद मैंने और राजन ने वहाँ से दौड़ लगा दी, मगर वो छलावा या इंसान जो भी था वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तभी राजन ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही वो छलावा हमसे बहुत पीछे हो गया और हम लोग तुरंत गांव की सीमा के अंदर आ गए। घर आकर हमने मामा जी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामा जी ने कहा कि तुम लोग बहुत साहसी हो और ऐसा बहुत कम होता है कि छलावे के चपेट में आकर कोई जिंदा बच पाता है, मगर शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।